आगे भी पब्लिक। मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। प्रणाम सर। हाँ, अरे यार आज इंदिरा ये आगरा वाले कहाँ हैं? सर बारिश हो रही है सर आज। अच्छा, बारिश तो यार यस यहाँ सर, भी बहुत। बारिश सेंटर बंद कर दिया है। अच्छा, बारिश की वजह से सेंटर बंद हो जाता है। हाँ सर, बच्चे आ नहीं पाते ना, अच्छा कल रात से ही हो रही है सर। अच्छा। और तुम्हारी तरफ तो वैसे भी राघव दिक्कत रहती है। सर थोड़ा दूर पड़ जाता ना सर, इसलिए। हाँ, तैर के आना पड़ता होगा तुम्हें तो। तुम्हारी तरफ पानी भी बहुत भरता है, न्यूज में आता है। इतना नहीं है सर। अच्छा, हाँ भाई, कहाँ पर थे? सर अल्कोहल और वो रह गए थे। सर एल्डिहाइड हो गया था। एल्डिहाइड के बाद एक और कर लो फटाफट, कीटोन कर लेते हैं। एल्डिहाइड के बाद कीटोन लिख लो, वो भी बड़ा आसान। और कीटोन के लिए भी भाई एक छोटी टेबल बना ली जाए और उसमें वही दो एक बातें जो लिखी जाती। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर प्रीफिक्स, फिर सफिक्स और आईयूपीएसी। तो ये आ गया फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स और आईयूपीएसी। तो जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो तो हम समझ ही रहे हैं, हमारा अगर कीटोन है तो वो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा, ये कीटोन प्रीफिक्स होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। और जो प्रीफिक्स होगा इसका, इसको कीटो भी लिख सकते हैं और ऑक्सो भी लिख सकते हैं, बातें दोनों सेम ही है। कीटो और ऑक्सो दोनों सेम, कुछ भी लिख सकते हैं। और सफिक्स जो होगा वो तुम समझ ही रहे हो, ओन होगा। दो बातें होंगी या एक बात होगी? दो सर बातें दो होंगी, बातें होंगी। क्योंकि कार्बन है। लल्लू हो, दो बातें कैसे हो सकती हैं? ये वाला कार्बन तो हमेशा काउंटिंग में आएगा, क्योंकि ये कार्बन तो बाहर हो ही नहीं सकता ना। समझो बात को, ये वाला कार्बन तो हमेशा काउंटिंग में लेना पड़ेगा। एक बार अकल लगाओ जरा। यस सर। इसको तो, ये तो बीच में ही आएगा हमेशा जब भी आप नंबरिंग करेंगे। तो ऐसे में तो इसको हमेशा आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। समझ पाए? यानी ये हो जाएगा आपका, ये कीटोन बन जाएगा, और इसका आईयूपीएसी जब भी लिखेंगे तो ये एल्केनोन बन जाएगा। दिस इज एल्केनोन। तो जब भी इसका आईयूपीएसी लिखा जाएगा, इसको हमेशा एल्केनोन करके ही मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर वो कहता है कि भाई ये 3 कार्बन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे ले लिया। तो अब ऐसे में अगर इसका नाम पूछेंगे तो इसमें देख लो, ये तो कंफर्म है कि वो बीच में आना ही आना है, काउंटिंग में आना आएगा ही आएगा। तो अगर ये प्रोपेनोन हो जाएगा। हाँ, तो ये 3 कार्बन है और एल्केनोन है, तो इसका मतलब प्रोपेनोन है, यानी प्रोपेनोन बन जाएगा। ऐसे मान लो ये और थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया जाए, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। तो इसमें भी देखो वही सारी बातें आ रही हैं। इस बार भी एल्केनोन बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोन है, लेकिन ये साइक्लोहेक्सेनोन ऐसा साइक्लोहेक्सेनोन है जिसकी पहली पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर और पांचवी पोजीशन पर ओन लगा है। तो इसको साइक्लो हेक्सेन 135 ट्राइओन लिखना चाहिए। बताओ कुछ समझे? साइक्लोहेक्सेन 135, साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइओन, ये इसका नाम बन जाए। अच्छा, इसमें भी देखो वही वाली बात आ रही है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है ये हम समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए अगर ये आ जाए सवाल इस तरह का, ये डबल बॉन्ड O लगा दिया और इधर लगा दिया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे आ गया। अब देखो, अब फिर वही वाली बात आ रही है कि भाई देखिए ऐसा है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि या तो आप इसको मेन मान लीजिए, इस चेन को, या फिर आप इस चेन को मेन मान लीजिए। तो अगर आप देखें तो ये चेन आपकी बड़ी है, तो आप इसको ही मेन मानेंगे और इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो ऐसे में अगर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं तो इस राजू का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो सपोज दिस इज राजू, तो आंसर क्या बनेगा? दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 2 राजू साइक्लोहेक्सेनोन आ गया ना। 2 राजू साइक्लोहेक्सेनोन, ये इसका आंसर है। लेकिन अब वही राजू तो नहीं लिख सकते, तो इस राजू का नाम बनाना पड़ेगा। तो इस राजू का नाम अलग से कैसे बनाया जाएगा? इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला। नाउ दिस इज सेकंड नंबर पे जो आदमी लगा है वो एक ऐसा आदमी है जिसको आप 2 ऑक्सो प्रोपाइल बोल सकते हैं। दिस इज 2 ऑक्सो प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, 2 ऑक्सो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ये इसका नाम लिखा जा सकता है। बड़ा आसान नाम। अच्छा, अब क्योंकि एल्डिहाइड के बाद ये आ रहा है तो इसलिए प्रायोरिटी किसकी अच्छी है? एल्डिहाइड की।
तो इसलिए कभी ये मुश्किल सवाल हो गया इसमें। जैसे ये हटा दे भाई, एक सेकंड सर। तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई इसमें कुछ ऐसा बना दिया जाए जिसमें एल्डिहाइड हो और कीटोन हो, तो वही बच्चा कर पाएगा जिसको प्रायोरिटी का आइडिया है। मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, ऐसे। अब जिसको आइडिया ही नहीं है कि प्रायोरिटी किसकी अच्छी है, देखो अब इसमें तुम समझ रहे हो, इसमें दो लोग आ रहे हैं, एक तो ये कीटोन ग्रुप आ रहा है, ये देखिए, और एक एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। तो अब हमने पढ़ रखा है एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसमें बात ही खत्म हो गई। 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया। तो अब ये कंफर्म है कि अगर प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है तो आंसर इज एल्केनल। बात समझ रहे हो कि नहीं? आंसर तो अल ही डिसाइड करेगा, ओन डिसाइड नहीं करेगा। सो फाइनल आंसर विल बी अल, नॉट ओन। तो अगर फाइनल आंसर अल है तो इसका मतलब फाइनल आंसर पेंटेनल। अब उस पेंटेनल के चौथे पर ऑक्सो लगा है, तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज 4 ऑक्सो पेंटेनल, 4 ऑक्सो पेंटेनल। बताओ समझे? यस सर। फिर ऐसे भी हो सकता है कि जिसमें हमारा मेन आदमी, फिर तो आदमी बड़ा ले लिया जाए, जिसमें इसको लटका दिया जाए, जैसे ये COH, जैसे कल हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर कुछ भी वही बकवास CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे CH2 CH3। अब इसका नाम लिखेंगे तो साफ समझ में आ रहा है, नीचे जो भी कुछ लटका है वो राजू है, और फाइनल आंसर इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो अगर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो नंबर 1 यहां मिलेगा, नंबर 4 इसको मिलेगा। अब 4 के आगे राजू लगा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 4 राजू साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना ये? लेकिन अब वो 4 राजू में तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो इसको थोड़ा तमीज से लिख दिया, 1 2 3 4। तो क्या नाम बना? चौथे नंबर पर क्या लगा है? चौथे नंबर पे लगा है 2-ऑक्सोब्यूटाइल। ब्यूटाइल, और ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 चौथे नंबर पर 2 ऑक्सोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ये कीटोन की आईयूपीएसी भी सिंपल सी नेम आईयूपीएसी, जिसमें जैसे तुम बाकी लोगों की करते थे कुछ कुछ वैसे इसकी भी करेंगे। अच्छा, इसी में फिर दूसरा हटा दे भाई इसको। यस सर। फिर प्रीफिक्स में फिर कीटो कब इस्तेमाल करेंगे? कभी भी, मतलब कीटो या ऑक्सो में से कुछ भी लिखते हैं, मतलब समझ रहे हो, कीटो लिखो चाहे ऑक्सो लिखो, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं। वो फॉर्माइल और ऑक्सो में झंझट था कल जो बात हुई थी हमारी। तो फॉर्माइल और ऑक्सो में कल बात हुई थी हमारी कि आप कभी तो फॉर्माइल लिखते हैं, कभी ये लिखते हैं। तो उस केस में अगर आपने नंबरिंग डालते वक्त, साइड नंबरिंग डालते वक्त उस कार्बन को यूज कर रखा है, तो आप उसको ऑक्सो करके लिख देते थे। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ CHO ग्रुप की नेमिंग करनी है तो वो हमारा क्या बन जाता था? फॉर्माइल। ठीक है ना? वो कल बात हुई। चलिए अब इसी में जल्दी से अल्कोहल को निपटा देते हैं। अल्कोहल की नेमिंग भी करके देख लो एक बार, बड़ी आसान सी नेमिंग है। ये सब तो वो है जो हमने पहले तुम लोगों ने भी कर रखी है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं। वो शुरू के लोग ज्यादा मुश्किल थे, जिनकी नेमिंग थोड़ी सी कम टफ लगती। तो अल्कोहल्स की अगर बात करते हैं तो इसके लिए भी एक टेबल बना ली जाए, छोटी सी एक टेबल बन जाएगी, जिसमें वही 4 लोग आ जाएंगे, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, एक प्रीफिक्स आ जाएगा, एक सफिक्स आ जाएगा, एक आईयूपीएसी आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई अल्कोहल का? OH ना, फंक्शनल ग्रुप तो इसका OH आ जाए। और फिर प्रीफिक्स वगैरह की बात करें अगर, तो ये आ गया आपका प्रीफिक्स, सफिक्स और आईयूपीएसी। तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा OH हो जाएगा। प्रीफिक्स समझ में आता ही है कि बहुत बार इसको प्रीफिक्स माना जाता होगा, बहुत पीछे आता है, तो हाइड्रोक्सी करके इसको लिखा जाता है। तो बहुत पीछे है ये, तो इसको हाइड्रोक्सी करके लिख लेंगे। सफिक्स भी बन सकता है, और सफिक्स जब बनेगा तो ये ऑल करके लिखा जाएगा, और जब आप इसके आईयूपीएसी लिखेंगे तो इसको एल्केनॉल करके लिख देंगे। ये बड़ा आसान सा इसका यूपीएससी है। तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम मेन आदमी हैं या ये लटका हुआ आदमी है। अगर मेन आदमी है तो ऑल करके आंसर लिख देंगे, लटका हुआ आदमी है तो इसको प्रीफिक्स मानकर हाइड्रोक्सी लिख देंगे। दैट डिपेंड्स कि इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई आदमी वहां पर है या नहीं। अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई आदमी है तो उसको पापा मानकर सारा नाम उसी के ऊपर मार देंगे और इसको लटका देंगे। और अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला आदमी नहीं है तो फिर यही पापा हो गए, इसी से आज आईयूपीएससी लिखकर ऑल करके लिख देंगे। तो जैसे मान लो सीधे सीधे लिखे कोई और आदमी है या नहीं, CH3 CH2 CH2OH। तो अब ऐसे समझ में आ रहा है सर इसमें और तो कुछ है ही नहीं, ये तो अल्कोहल ही होगा क्योंकि इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं है। तो ऐसे में जब नाम लिखेंगे तो नंबरिंग ऑब्वियसली जहां पर फंक्शनल ग्रुप है वहीं से नंबर कर देंगे। तो ये प्रोपेनॉल करके लिखा जा सकता है, या प्रोप 1 ऑल, कुछ भी, तो प्रोपेनॉल। इसी तरह से कुछ भी करके लिखा जा सकता है। ये हो गया, ये भी मेन आदमी हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? साइक्लोहेक्सेनॉल। ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आदमी मेन ना हो, मतलब ये मेन ना हो। ऐसा कब होगा? जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लगा रखा है, CH2, यहां आ जाएगा CH, यहां आ जाएगा OH, और इधर आ जाएगा CH2COH। मान लीजिए ये,
अब बताओ इसकी आईयूपीएसी क्या लिखेंगे। अब ये तो कंफर्म है हमारे पास दो लोग हैं, एक ओएच भी फंक्शनल ग्रुप है और एक एसिड भी फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली एसिड की ज्यादा है, तो ओएच तो लटक जाएगा। अब ओएच लटक गया तो ओएच का कौन सा नाम लिखा जाएगा, प्रीफिक्स वाला या सफिक्स वाला? प्रीफिक्स वाला, और प्रीफिक्स वाला नाम हाइड्रोक्सी होगा, तो हाइड्रोक्सी करके, तो नंबरिंग तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, यहां तक नंबरिंग हो गई। चौथे के आगे नंबरिंग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फिर आप वर्ड रूट में फंस जाएंगे, तो आप सिर्फ ये बोल दीजिए कि चौथे पर लगा है साइक्लोप्रोपाइल। बात समझे कि नहीं? तो चौथे पे साइक्लोप्रोपाइल, तीसरे पे हाइड्रोक्सी, खत्म हो गई बात। तो इसका मतलब इसका नाम बन गया 4 साइक्लोप्रोपाइल, और क्या है 3 हाइड्रोक्सी, और हमारे 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड कार्बन काउंटिंग में आ रहा है इसलिए ओइक एसिड करके आप इसका नाम लिख सकते हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। एक और नाम लिख लेते हैं इसी में। लेकिन इसमें ना, जैसे अब हम लोग तो क्या कर रहे हैं, जैसे खुद अपने मन से कुछ बना दिया और उसकी आईयूपीएसी लिखने लग गए। ये काम तुम्हें घर पे नहीं करना है, मतलब कि हम आईयूपीएसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने मन से कुछ कुछ बनाते रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है आपने मन से कुछ बनाया और आप उसका नाम ही नहीं लिख पा रहे, क्योंकि रूल्स तो बड़े सेट है ना, और हो सकता है सारे रूल्स तुम्हें पता भी ना हो, मतलब हो सकता है सारे रूल्स आईयूपीएसी ने हमारे सिलेबस में भी ना डाले हो कुछ ऐसा। तो इसलिए अपने मन से कुछ भी बनाकर नाम मत लिखो, किसी किताब से अपना छोटे छोटे आईयूपीएसी अपना हल्का फुल्का कर डाला, क्योंकि जिस जिस लेवल पर चाहिए वो इतना ही है, हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे पूछता ही नहीं है। तो इसलिए ज्यादा झंझट नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी खींच देंगे चलो इसका नाम लिख के देखते हैं, तो ये इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि फिर वो फंस जाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है यार रूल के अकॉर्डिंगली क्या लिखें, क्योंकि कोई रूल तो समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि कोई रूल है हमने पढ़ा ही नहीं इस तरह का। तो इसलिए अपने तरफ से मत करो, कोई भी जगह से 2 4 10 सवाल 20 सवाल 50 सवाल लगाए, बात खत्म। ठीक है ना? जैसे मान लो एक अच्छा सवाल है, उसको एक बार अपने आप करके देखो। 1 2 3 4 5, यानी ऐसे ले लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया CH2 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 OH, और इस CH से लगा है 1 2 3 CH2 CH CH2 Cl, और इस CH पे है एक OH, और नीचे है CH2OH CHOH, इधर है आपका CHCl, और इधर है CH3। बताओ। नंबरिंग कहां से कर रहे हैं? पर लॉन्ग चेन में और ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जहाँ। सर क्लोरीन वाले पार्ट से, ऊपर जो हमारा क्लोरीन लगा है वहां से। यहां से? गजब लल्लू आदमी। यस सर। सर नीचे भी क्लोरीन है ना, फिर दोनों नहीं आएंगे हमारे। तो क्या हुआ, दोनों नहीं आएंगे मतलब? दोनों क्लोरीन आने चाहिए ना सर हमारे मेन चेन में तो। अच्छा, क्लोरीन को लेना मेन चेन में जरूरी है, मतलब क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप होने लगा अब? क्लोरीन तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट होता है। सॉरी सर वो कार्बोनिल वाला भूल गया था। तो ये हमारे 8 कार्बन होगा इसमें, है ना? तो हम ऊपर भी जा सकते थे वैसे, लेकिन ऊपर जाने से अच्छा नीचे जाना है, क्योंकि इस छठे नंबर को OH मिल रहा है और वहां 7वें नंबर को OH मिलेगा, तो इसलिए बेटर है कि आप ये नंबरिंग करें। और इस नंबरिंग के अकॉर्डिंगली 5वें नंबर पर एक अजीब सा आदमी लगा है, तो अपने हिसाब से समझो जरा, और ये भी देखो कि नंबरिंग सही की है कि नहीं। मतलब देखो, जो जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, जो जो लग रहा है वो लग रहा है। एक तो 7वें नंबर पर एक आदमी लटक रहा है ना, ऐसा है ना, और एक 5वें नंबर पर राजू लटक रहा है, ये सीन इतना समझ में आ रहा है हमें। बाकी तो मेन है, ये तो हमारा मेन हो गया, क्योंकि मेन OH है हमारा, और ये भी मेन हो गया।
तो ये तो कंफर्म है, आंसर डायोल बनेगा। डायोल बनेगा, ट्रायोल बनेगा, 3 OH लगे, डायोल या ट्रायोल? डायोल, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 2 मेन OH हो गए, एक OH एक OH, तो आंसर विल बी डायोल। अब डायोल के हिसाब से जो है आंसर देखो किस किस पे डायोल है, 1,6 डायोल और 8 कार्बन, यानी ऑक्टेन 1,6 डायोल, ये तो आंसर आना ही आना है, ऑक्टेन 1,6। और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स के जो नाम लिखने वो अपने हिसाब से रख के देखो। तो मुझे लगता है हमें शुरू करना चाहिए यहां से, 7 क्लोरो से। 7 क्लोरो हो गया और 5वें पे राजू हो गया, 5 राजू, समझ रहे हो बात को, 5 राजू, और हो गया ऑक्टेन 1,6 डायोल। ये इसका नाम आना चाहिए, बताओ समझे कि नहीं? अब इसमें पास राजू फंस रहा है, तो राजू का नाम कोने में ले लो, राजू को कोने में ले लेते हैं। एक आ गया 1, या आ गया 2, या आ गया 3, तो राजू का नाम बन गया, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 3 पर क्लोरो है, तो राजू का नाम हो गया 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ये हमारा राजू। बस अब इसको राजू की जगह ठूस दो, खत्म हो गया। अपने आप समझो, यानी पूरा नाम क्या बनना चाहिए? हाँ सर आपने वहीं से OH के बगल वाले कार्बन को ही 1 क्यों लिया? देखो ये वो वाली चीजें हैं भाई, देखो जो मैंने कहा था तुम लोगों को खुद ही देखनी थी, हमने यही चीजें नहीं की है। रूल है ना जो लोएस्ट सम वाला पोजीशन का। हाँ मतलब, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज तो हमेशा नंबर 1 रहती है, फंक्शनल ग्रुप को तो नंबर 1 प्रायोरिटी उधर भी देनी। तो OH है तो उसको भी नहीं, लेकिन वो ले प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं मिली, तुम कहाँ से दे रही हो? यहाँ से नंबर दे रही हो क्या? सकते। हाँ तो फिर इसको थर्ड मिलेगी पोजीशन। हाँ तो इसको थर्ड मिलेगी, यहाँ तो से कार्बन हाँ तो गड़बड़ हो गया ना। 8 लिया है। हाँ, अब इसको तुम्हें थर्ड दे रही हो और उसको कौन सी नंबर मिलेगा? 8वां। हाँ तो ये तो बहुत गंदा हो गया ना, पहला तीसरा और 8वां, और हमने कितना अच्छा कर दिया, 1 और 6। ये बेटर है ना, मिनिमम लोकेंट तो तभी निकल के आएंगे ना। अगर जैसा आपने किया है उसको अगर पोजीशन का सम करे तो 14 आएगा, और मैंने उस कार्बन नहीं को नहीं नहीं, 1 कैसे बोला कैसे कैसे 14 आ रहा है? 6 + 1 7 आ रहा है। और क्लोरीन का। अच्छा, इनको इनको भी जोड़ना है, सर मतलब 1 2 3 ऐसे कर रहे हो, 1 2 और उसका 8 ऐसे? सर वो एक मतलब रूल है ना कि पोजीशन का सम नहीं, करते हैं जिसका वो ज्यादा बिल्कुल है। लोएस्ट मिनिमम सम जो है, लोकेंट रूल जो है बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए फंक्शनल ग्रुप को तो नंबर 1 प्रायोरिटी देनी, मतलब फंक्शनल ग्रुप को अवॉइड नहीं कर सकते ना आप। यहां से नंबरिंग देते वक्त आपने फंक्शनल ग्रुप को थर्ड नंबर दिया, उधर से नंबरिंग देखते वक्त आपने फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर दिया, तो इस उस रूल को तब लगाएंगे ना जब आपको लगता है फंक्शनल ग्रुप को इधर से भी नंबर 1 मिल रहा है, उधर से भी नंबर 1 मिल रहा है, तो उस केस में फिर आप मिनिमम लोकेंट के बारे में बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम लोकेंट मिले ताकि सम मिनिमम निकल के आए। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप ये कह रहा है तुमने मिनिमम के चक्कर में मेरी बैंड बजा दी, तुमने मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है मेन उसको तीसरा नंबर दिया पहली बार और 8वां नंबर दिया दूसरी बार, जबकि उधर से नंबरिंग करते तो मेरे फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर और छठा नंबर मिलता, ये बेटर सिचुएशन होती है। ऐसी तैसी लोकेंट की बात समझ लो कि नहीं? अच्छा समझ आ गया। तो इसलिए हमें नंबरिंग हमेशा उधर ही से कर लेनी चाहिए। तो इसका जो पूरा नाम बनना चाहिए वो क्या बनेगा? 7 पर क्लोरो है और 5 पर राजू है, और राजू का नाम हमने लिख लिया है 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, और बाकी तो अपना वही है, ऑक्टेन 1,6 डायोल 1,6 डायोल। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आसान सी है, Yes, sir. नेमिंग इसमें कुछ खास नहीं लग रहा है ऐसा। अच्छा, अब इसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप आता है जिसको अमीन्स कह सकते हैं, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं, हटा दे इसको। यस सर। अमीन्स में भी आसान सा है, इसमें भी कुछ ज्यादा झंझट नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा। अब ये सब वो बचे हैं जो बहुत पुराने से हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। तो जैसे अमीन्स की IUPAC लिखते हैं, तो इसमें भी एक छोटा टेबल बना लिया जाए जिसमें वही 4 बातें, एक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, एक प्रीफिक्स आ जाएगा, एक सफिक्स आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप जो बनेगा ये प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया, और ये IUPAC हो गई। अच्छा, इसमें भी इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रीफिक्स है, अब ये जो अमीन है वो अमीन सिर्फ NH2 वाली है,
या फिर वो वैसी अमीन है जैसे अमाइड में हमने देखा था कि अगर CONH2 है तो आप सिर्फ उसको एल्केनामाइड लिख दीजिएगा, लेकिन अगर CONH2 के अलावा CONHR है या CS3 है तो आपको N के आगे क्या लगा है वो बताना पड़ेगा, फिर उसको आप एल्केनामाइड बोलिएगा। याद है ना, N मिथाइल इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड, नॉर्मल इथेनामाइड। तो उस केस में हमें इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर भी शायद ये वाली दिक्कत आ सकती है। जो फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा वो तो अमीन के लिए अभी तो सिर्फ ऐसे लिख देते हैं दिस इज NH2। प्रीफिक्स की बात करें तो ऑब्वियस है कि प्रीफिक्स के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत नीचे इसकी प्रायोरिटी है, तो प्रीफिक्स तो होगा ही होगा, ये ज्यादातर केसेस में प्रीफिक्स होगा। एज अ सफिक्स की बात करें तो ये अमीन लिखा जा सकता है, एज अ सफिक्स इट इज अमीन, और फाइनल आंसर इज एल्केनामीन, एल्केनामीन। तो अब इसमें देखो बिल्कुल सीधा सा है, हल्के फुल्के जो भी तुम्हें नाम लिखने हैं पहले तो वही लिख दो सीधे सीधे, CS3 CH2 NH2, ऐसी समझ में आ रहा है दिस इज इथेनामीन, इथेनामीन। ऐसे ही मान लीजिए CS3 CH CH2 NH2, इसका क्या नाम लिखेंगे भाई? 2 मिथाइल प्रोपेनामीन। समझ लो कि नहीं? लेकिन गड़बड़ यह है कि अगर मान लीजिए इस तरह से ना होकर यही लिखा जाता जैसे ऊपर लिखा है, लेकिन वो उसको ऐसे लिखा जाता, अब थोड़ा सा तकलीफ हो रही। अब तकलीफ ये हो रही कि भाई ये क्या चक्कर है, हमारा तो एल्केनामीन है, ये दिखाई दे रहा है दिस इज इथेनामीन, जैसे 2 कार्बन थे वैसे यहां भी 2 कार्बन इथेनामीन, लेकिन ये कौन सी इथेनामीन है जिसमें N पर H2 की जगह एक मिथाइल लग गया? तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये वो इथेनामीन है जिसके N पर मिथाइल लगा, यानी कैसे लिखेंगे इसको? N मिथाइल इथेनामीन। ये वही इथेनामीन है, सिर्फ फर्क इतना है ये N मिथाइल इथेनामीन। इसी तरह से यहां आ गया CS3 CH2 N CS3 इसको कैसे लिखेंगे? N डाई मिथाइल, जैसे कल लिख रहे थे N डाई मिथाइल इथेनामीन, ये भी वही इथेनामीन, ये भी वही इथेनामीन है, बस फर्क इतना है कि इसमें N पर दोनों पे मिथाइल लग गया ऐसे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सिमिलर स्ट्रक्चर ना हो तो आपको 2 अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, वो भी एक आध लिख के देख लो। सर जो आपने 2 मिथाइल प्रोपेनामीन लिखा है उसे हम टर्शरी करके लिख सकते हैं क्या? नहीं, टर्शरी तो है नहीं वैसे ये, लेकिन ये कि टर्शरी करके तो मतलब IUPAC में तो जनरली अवॉइड ही करते हैं। IUPAC में जब भी वर्ड यूज करते हैं तो ये नंबरिंग के साथ ही वर्ड यूज करते हैं। तो सेकेंडरी में वो अल्काइल ग्रुप हुआ या टर्शरी अल्काइल ग्रुप हुआ तो इस तरह करके नहीं लिखते हैं, टर्शरी नहीं है ये, वो तो सर प्राइमरी है। हाँ, यस सर। तो इसलिए अगर टर्शरी अमीन होती मान लीजिए जैसे ये टर्शरी अमीन, तो इस टर्शरी अमीन का नाम में भी टर्ट वर्ट करके नहीं लिखेंगे कि टर्शरी अमीन, ऐसे ये लिखा तो IUPAC में इसी फॉर्म में जाएगा हमेशा जब भी लिखा जाए। तो सर कॉमन नेम में हम मतलब हाँ, लिखते हैं कॉमन नेम हो सकता है वो। ओके सर। अच्छा, इसी में जैसे ऐसा हो जाए तो क्या नाम लिखेंगे? CS3 CH2 N CS3, और यहां मान लीजिए थोड़ा सा चेंज कर दिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज कर दिए, तो ऐसे में इसका भी वही है, इस बार 2 अलग अलग लोग लगे N पर, तो इसको में फिर कैसे लिखोगे कि N के साथ जो 2 अलग अलग लोग लगे उनको कैसे मेंशन करेंगे? तो अब आप NN करके नहीं N लिखेंगे, मिथाइल N प्रोपाइल N इथेनामीन। मिथाइल N N- मिथाइल N इथाइल N प्रोपाइल। मिथाइल सर। सर प्रोपाइल लॉन्ग चेन तो हम प्रोपाइल में शाबाश, लिखेंगे ना? हमें पता था ये गलती करोगे इसलिए जानबूझ के ऐसे दिया था, अभी तुषार ने गड़बड़ की है शायद। N मिथाइल N, अरे उसको मेन चेन मानो ना, ये लटका हुआ आदमी इस बार नहीं समझे? यस ये सर। ये छोटा कार्बन हुआ ना, तो ये N हो गया, एक ये N हो गया, और ये मेन आदमी हो गया, ये मेन, जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम बड़े होंगे वही तो मेन लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज N मिथाइल, N मिथाइल, बल्कि ये भी वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा हमने, N इथाइल, N इथाइल मिथाइल कर देंगे ना सर सीधा? N मिथाइल N इथाइल, NN थोड़ा करके लिखा जाएगा, दोनों को अलग अलग करके लिखा जाएगा, N इथाइल N मिथाइल, और क्या था? प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। फिर इसमें जो आखिरी आदमी आता है UPSC में वो आता है ईथर।
तो ईथर भी बड़ा आसान है, हटा दे इसको। अच्छा सर, अगर दोनों में अगर मिथाइल होता तब हम एन डाई मिथाइल एन कर तब हम देते। एन डाई मिथाइल करके लिख देते। ईथर्स, ईथर्स भी बड़े फर्जी हैं, मतलब ये कभी भी हमें लगता है मेन आदमी कभी होते ही नहीं है ये। आप यानी अगर आप इनका फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स ऐसे करके लिखें तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स, तो ये हमेशा प्रीफिक्स ही जैसे होते हैं, और ये हो गया सफिक्स, और ये हो गया IUPAC। तो अगर फंक्शनल ग्रुप ईथर, ईथर याद है तुम्हें ईथर कैसा होता है? ओ बीच में ओ आता है सिर्फ, है ना, तो ये ओ इधर भी डंडा इधर भी कार्बन ऐसे, तो ये ईथर हो गया। प्रीफिक्स इसका हमेशा चलता है एंड दैट इज एल्कोक्सी। और मजे की बात, सफिक्स कभी कुछ नहीं होता और इसका नाम बनता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। यानी ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करता है, मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए इसका नाम लिखा जाए तो आप इसको मेन फंक्शनल ग्रुप में समझिए, जैसे ये है, तो अब बच्चा सोचता है यार है तो ये ईथर, लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम नहीं, आप इसको समझिए कि ये मीथेन है। मतलब ऐसे समझो जैसे अगर इसका नाम पूछा जाए तुम्हें CH3Cl मान लो इसका नाम, तो आप इसका नाम IUPAC के हिसाब से देखें तो दिस इज क्लोरोमीथेन, यस सर। वन क्लोरोमीथेन ऐसे बोल देंगे, वन क्लोरोमीथेन, क्योंकि क्लोरीन तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही होगा, तो एक नंबर पे क्लोरो लटका तो दिस इज वन क्लोरोमीथेन। तो ऐसे यहां पर भी है, ये भी मीथेन ही है लेकिन वन नंबर पे ये लटका है। इस बार कुछ समझ रहे हो कि नहीं बात को? ये भी सब्स्टिट्यूएंट, जिस तरह से ये सब्स्टिट्यूएंट है वैसे ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट, ये दोनों हमारे सब्स्टिट्यूएंट। और अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो नीचे वाले क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट नाम क्लोरो है, और ऊपर वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम एल्कोक्सी है, और एल्कोक्सी मतलब एक कार्बन तो मिथॉक्सी, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम लिखेंगे तो ये आ जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। अब देखो यहां तो दोनों तरफ कार्बन बराबर थे, ये भी पॉसिबल था कि भाई यहां पर कार्बन ज्यादा होते हैं, तो जिस तरफ कार्बन ज्यादा होंगे लॉन्गेस्ट चेन वाले ले लेंगे सर। वो मेन हो जाएगा, और बाकी अपना एल्कोक्सी बन जाएगा, ये वाला हिस्सा अपना एल्कोक्सी बन जाएगा, बस खत्म। तो इसका भी नाम लिखोगे तो दिस इज मिथॉक्सी इथेन, ये मिथॉक्सी इथेन बन जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी इसमें जो है मामला सारा हमें ऐसा लग रहा है जैसे प्रीफिक्स का ही चल रहा है। अब मेन तो ये एल्केन ही है, बस फर्क इतना है कि उस एल्केन के किसी एक कार्बन पर एल्कोक्सी लटका है, क्योंकि ये कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ऐसे कुछ भी पूछा जाए तो सब ऐसे ही आंसर बनेगा, जैसे ये OCH3, इसका क्या लिखेंगे? सर मिथॉक्सी बेंजीन, अबे बेंजीन है ये। सर साइक्लोहेक्सेन सर, सॉरी हाँ, साइक्लोहेक्सेन, मिथॉक्सी मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। हाँ, बेंजीन होती तो मिथॉक्सी बेंजीन, मतलब यहां गोला लगा दे तो फिर मिथॉक्सी बेंजीन है। तो ये भी बड़ा सीधा सा है, इसमें भी कुछ ज्यादा झंझट नहीं लगता, तो बहुत आसान है इसमें याद करने वाली। और बाकी क्लोरो ब्रोमो तो अपने हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते ही हैं, तो उनका तो कोई लेना ही देना नहीं होता। तो इस तरह से इसमें आसानी से ये एक और बता दो जल्दी से। सर साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अबे साइक्लोप्रोपॉक्सी, वही बोला सर, हाँ, साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से और एक आध ले लेते हैं। अब देखो निहारिका, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्योंकि अब इस बार फिर वही, अगर लोकेंट फोकेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो सब बैंड बच जाएगी हमारी। लोकेंट के चक्कर में तो तुम लोग कोशिश करोगे कि या तो ब्रोमो 6 क्लोरो 2 प्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेनॉल।
हाँ मतलब अगर हम लोकेंड के चक्कर में पड़ेंगे ना तो तुम समझो कि फिर तो आप कोशिश करोगे, निहारिका समझ रही हो, तुम तो कोशिश करोगे फिर ये कि यहां से वन शुरू करें या यहां से वन शुरू करें और ऐसे चले, है ना, तभी तो मिनिमम लोकेंट आएगा। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग OH हाँ को तो इसलिए हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हमें पता है भाई मेन आदमी है, उसकी बात सुनेंगे कि इन सब लोगों के लिए सुनेंगे, तो ये वन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको जैसे चलना है वैसे चल लीजिए। तो ये 1 2 3 4 5 6, अब आपको लोकेंड वोकेंड जो लगाना लगा लीजिए। अब सही, तो बेटर यही रहेगा ना कि नीचे की तरफ ट्रैवल करें या ऊपर की तरफ ट्रैवल करें। तो ऊपर के साइड। ऊपर के साइड चलेंगे तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को कवर कर लेंगे कम लोकेंड्स के साथ, नीचे ट्रैवल करेंगे तो कम लोकेंड को कवर करेंगे, फिर ज्यादा लोकेंड देने पड़ेंगे ज्यादा लोगों को। थोड़ा सा अपने आप अकल लगाओ यार, ये सब बेसिक रूल होते हैं यस एकदम। सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लग रहा है कि हाँ, तो ये सारे लोग लटक गए, ये राजू चिंटू पिंटू जो भी है अपने हिसाब से नाम लिख दीजिए। तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम अपने आप बना लेना। 3 पर हमारा ब्रोमो लगा है, ब्रोमो 6 फ्लोरो 2 प्रोपॉक्सी और 5 हाँ बिल्कुल, और 2 पर हमारा क्लोरो, नहीं 6 पर हमारा क्लोरो लगा है, 6 पर क्लोरो लगा है, और 2 2 पर प्रोपॉक्सी प्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेनॉल। प्रोपॉक्सी प्रोपॉक्सी लगा, साइक्लोहेक्सेनॉल और ये सब मिला के साइक्लोहेक्सेनॉल हेक्सेनॉल। या हेक्सेन 1 ऑल, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। अब इसमें देखो क्या करना है, ये अच्छा है, ये थोड़ा सा मुश्किल। इनॉल है सर? हाँ ये अल्कोहल है, इनॉल नहीं है, डबल बॉन्ड दूर है। इनॉल तब होता है जब डबल बॉन्ड पे OH लगाओ। देखो नंबर 1 तो क्लियर है, ये तो मानते हो कि नहीं? अब मुझे 2 पे डाउट है, मेरे हिसाब से 2 ये, अपने आप समझो इस बात को, ये आपकी मजबूरी, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड को पहले ट्रैवल करना ही होगा। अब ये देखो कुछ कुछ रूल्स ही हैं, अब इसमें ज्यादा क्या दिमाग लगाना है, मतलब इसमें कुछ कुछ रूल्स हैं जो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही है कि जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप को ले लिया तो उसके बाद अब आप डबल बॉन्ड को जितनी जल्दी ट्रैवल करें, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट अपने हिसाब से लगते रहेंगे, क्योंकि ये जो है ब्रोमो डबल को भी बॉन्ड तो ले सकते थे हम पहले। हमने लेने को तो फिर इसको भी 1 ले लेते, लेकिन गलत है ना, वही तो बता रहा हूं मैं कि राइट साइड से क्लॉकवाइज मूवमेंट गलत होगा, क्योंकि फिर डबल बॉन्ड को लोकेंट देर में मिलेगा। अगर आप इधर की तरफ से ट्रैवल करेंगे तो डबल बॉन्ड को जल्दी ट्रैवल करेंगे। मतलब ये नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप तो OH हो गया, बट वर्ड रूट के अंदर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हैं, ये इनको भी तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना पहले। तो इनको ट्रैवल करने के लिए फिर आपको राइट एंटी क्लॉक ही मूव करना पड़ेगा, चाहे भले ब्रोमीन को लास्ट मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में जो शुरुआत होगी वो 6 ब्रोमो 5 मिथॉक्सी से ही होनी चाहिए। तो जो IUPAC बननी चाहिए वो बननी चाहिए 6 पर ब्रोमो है, बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम अपने हिसाब से देख लेना, और 5 पर मिथॉक्सी है, और ये दोनों मिलकर फिर साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑल। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, ये नाम बन जाएगा। हमें लगता है ईन में ई नहीं आएगा यार, ये सब जो रूल्स है ना यार, इनको थोड़ा सा पढ़ना भाई, ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखे हैं, ईन में शायद ई नहीं आएगा। है किसी को याद है कोई ये वाला रूल? हाँ सर, ये नहीं आएगा, HEX आएगा फिर। हाँ क्योंकि आगे ऑल है ना, यस सर। तो सिर्फ EN से काम चलाना पड़ेगा। ये रूल तुम पढ़ना, एनसीईआरटी में लिखे गए। तो ये वो कुछ चीजें हैं बड़ी आसान सी हैं, लेकिन ये कि ये अच्छा है, क्योंकि हमने देखा है कि एक अच्छे लेवल पर जब सवाल आता है तो कुछ इस चीज से रिलेटेड आता है जिसमें नंबरिंग लिखना जो है थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो इसलिए वो जो बेसिक रूल्स हैं एनसीईआरटी में जो दिए गए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर वो 10-12 सवाल अपने इधर उधर से लगा के काम खत्म करते हैं। इसमें ज्यादा तुम बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करना, बिकॉज तुम्हारे पास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए। अगर ये आता है तो एक सवाल आएगा बिल्कुल आसान सा, वो तुम कर लोगे आराम से, लेकिन इस पे तुम पता चला कि नहीं हमें थोड़ा सा IUPAC समझ में आ रही है तो हम इसकी बैंड बजा देंगे 10 दिन पढ़ के, तो तुम अपनी बैंड बजा रहे हो, कोई फायदा नहीं हो। ठीक है ना, तो कम टाइम में इसको फटाफट जो है वाइंड अप करना है। चलिए और सोच के देखते हैं एक आध और, इसको हटा दे भाई। यस सर। एक और लेके देखते हैं, ये आपका OH है और यहां डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, और Br और यहाँ OCC ऐसे। अब देखो ये इसलिए दिया है ताकि तुम इस बार फिर वो गलती ना करो, फिर वही समझ में आ गया कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करनी है, क्लियर है? यस सर।
नंबरिंग फिर वैसे ही होगी, यहाँ 1 होगा और उधर से ना घूम के इधर ही घूमेंगे, चाहे भले ये देर अब में आ रहा हो, समझो, मतलब हमें इसको जल्दी ट्रैवल करना है। 5 6 तो सर इस बार फिर वही है इसी केस 6। में अगर जैसे ब्रोमीन के पास हम ब्रोमीन के अलग हटाकर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता सर, तब फिर क्या करते हम? तो फिर वही है, ट्रिपल और डबल बॉन्ड में फिर यही देखा जाता है कि डबल और ट्रिपल को अगर नंबरिंग करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त दोनों को बराबर लोकेंड मिल रहा है। भाई वैसे तो जिसको पहले मिल रहा है उसी को जिताना है। बात समझ, जैसे अभी एक सेकंड में अभी वो वाला तुम्हारी वाली बात को लाता हूँ, जब डबल ट्रिपल की बात आएगी। अभी ये वाला तो लिख लेंगे हम, यहाँ तो ट्रिपल नहीं लिख सकते क्योंकि रिंग के अंदर ट्रिपल नहीं लगेगा। फिर बात समझ रहे हो कि नहीं? ट्रिपल बॉन्ड तो लीनियर होता है ना, एसपी। यस सर। रिंग में ट्रिपल नहीं लगाएगा। मैं वो ट्रिपल वाली अलग से एक बात बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये आपने नंबरिंग करा, तो ये नंबरिंग ठीक है सर, यहाँ 3 से ही मामला चलेगा। फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 6 पर तो ब्रोमो लगा है और 5 पर आपका प्रोपॉक्सी लगा है और बाकी साइक्लोहेक्सेन है ही। तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ऑल, 1 ऑल। ये इसका नाम बन जाए, है ना। अब जो ये रविकांत कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई सीन हो, CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH3, मान लीजिए ऐसा है। हाँ ऐसे ही ठीक, पहले ये वाला करते हैं फिर इसका उल्टा कर लेंगे। उल्टा मतलब फिर ऐसे कर लेते हैं, पहले यही लिख देते हैं। अब ऐसे में ही बताओ कि हम डबल भी लेके आए हैं, ट्रिपल भी लेके आए हैं, तो अब आपको डिसाइड करना है करना क्या करना। कुछ नहीं है नंबरिंग, हाँ सर डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करनी है क्योंकि डबल को आपने पहले ट्रैवल किया, मतलब जिसको भी पहले ट्रैवल कर रहे हो सही, 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल सही। अब ऐसा भी हो सकता था कि ऐसे ना होकर ऐसा कोई सीन होता जिसमें दोनों तरफ को ट्रैवल करना बराबर होता, CH2 CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे होता। अब ऐसे में देखो, इधर से भी नंबरिंग करोगे तो इसको 1 मिलेगा, उसको 5 मिलेगा, उधर से नंबरिंग करोगे तो इसको 1 मिलेगा, उसको 5 मिलेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 हाँ 3 4 5 6, और अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो ऊपर से जाओगे तो फर्स्ट मिलेगा डबल को और 5th मिलेगा ट्रिपल को। ये समझते हो ना, जो पहला कार्बन उसी का लोकेंट देखा जाता है। यस सर। और जब उधर से चलोगे तो क्या होगा, उधर से चलोगे तो पहला कार्बन ये बनेगा और 5वां ये मिलेगा। तो हमने कहा बड़ा मुसीबत हो गई, इधर से चलने पर 1 और 5 का चक्कर चल रहा है, उधर से चलने पे भी 1 और 5 का चक्कर चल रहा है, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम समझ रहे हो आंसर दोनों अलग लगाएंगे। तो ऐसे में जब लोकेंट दोनों तरफ के डबल और ट्रिपल को बराबर मिल रहे हो तो डबल को ही प्रायोरिटी दी जाती है। अदरवाइज जहां पहले ट्रैवल करते वक्त जो आ जाए, उस जैसे ऊपर पहले डबल बॉन्ड आ गया तो हमने डबल को प्रायोरिटी दे दी। अगर यही ट्रिपल और वहां डबल होता तो फिर ट्रिपल को प्रायोरिटी देते। सिर्फ डबल फाइनली तब जीतता है जब दोनों तरफ के नंबरिंग करते वक्त दोनों को लोकेंट्स सेम मिल रहे हो, तो ऐसे में डबल को प्रायोरिटी दे देते हैं। यानी इस केस में ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं? है ना। तो यानी हम डबल और ट्रिपल में कोई झंझट नहीं है, डबल और ट्रिपल से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो पहले जिसको पहले पाएंगे वहीं से नंबरिंग कर देंगे, बात खत्म। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले अगर दोनों लोग बराबर मिल रहे हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे में डबल को जिताएंगे। अच्छा वंशिका समझ में आया बेटा? यस सर। आज क्लास तुम्हारे पीछे कौन बैठा है यार? सैफ है क्या ये? यस सर सैफ। अरे और सैफ कैसे हो भाई? ठीक। अच्छा अच्छा, आवाज से लग रहा है। तो ये समझ पाई, ये कर लोगे। अब थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस कर डालो और काम खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसमें ना एक दो चीजें जो है मैं कुछ सवाल लेके आया था। मैं चाह रहा था लिक्विड के अंदर कुछ सवाल नहीं किए थे और हम चाह रहे थे लिक्विड के कुछ एक दो सवालों की प्रैक्टिस कर डालें, क्योंकि ये यस सर। है ना। तो है नहीं डाउट ऐसे नहीं पूछ पाओगे यार, वो बड़ा झंझट होता है। ये बताओ, ये वाला सवाल किया है कि नहीं? ये देख लो पहले जल्दी से, है ये हमने करवाया है कि नहीं? क्योंकि ये मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल सवालों में सबसे खूबसूरत सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सवाल। ये तुम्हें याद है जब बताया गया, अगर ऐसा कुछ पता नहीं कराया कि नहीं, कि जो वेपर बनी उसको हमने कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद जो दो लिक्विड्स तैयार हुए उनमें दोनों के वेपर प्रेशर दे रखे हैं, तो आपको इनिशियल सोल्यूशंस के अंदर सोल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कुछ अगर देखो किसी को याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो करने की कोशिश करो। बहुत जबरदस्त सवाल करवाया है ये।
तो एक बार जरा एक सबसे अच्छा है पहले नोट करोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा सवाल कह रहा है ना। तो पहले एक बार तसल्ली से पढ़ते पढ़ते नोट करना आराम से कि भाई ये कह रहा है कि यू हैव टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव द सेम मॉलिक्यूलर वेट्स एंड फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए यानी ए और बी का आइडियल बन गया। द सोल्यूशन ऑफ कॉम्पोजिशन एक्स ए, यानी वो जो आपने सोल्यूशन बनाया है उसमें ए का कॉम्पोजिशन क्या है, एक्स ए। कॉम्पोजिशन मतलब सबसे मोल फ्रैक्शन। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए है। हैज द वेपर प्रेशर 700, यानी वो जो सोल्यूशन आपने तैयार किया है उस सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है टोटल, यानी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स भी याद है, वो 700 है। चलिए ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये दे दी। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई साहब मैं जो ये सिस्टम है इस सिस्टम को उड़ाऊंगा, जो वेपर बनी उस वेपर को कंडेंस करता जाऊंगा। कब तक कंडेंस करूंगा, तब तक कंडेंस करूंगा जब तक 3/4 सोल्यूशन जो है वो कंडेंसेट में ना चला जाए। यानी वो कंडेंस होते 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 3/4 उधर चला जाएगा और इधर कितना बच जाएगा, जो रेसिड्यू है 1/4। कुछ समझ में आ रहा सवाल? यानी शुरू का सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल वेपर प्रेशर 700 है। अब करना क्या है, जो भी वेपर बनी उनको कंडेंस करते जा रहे हैं। कब तक कंडेंस करते जा रहे हैं, जब तक कि वहां 3/4 ना चला जाए और यहां 1/4 ना बच जाए। अब क्या कह रहा है कि जो बच गया उसको रेसिड्यू कह रहे हैं, और उस रेसिड्यू का भी टोटल वेपर प्रेशर हमें दे रखा है 600। पता नहीं क्या दे रखा है, हाँ 600 ये रेसिड्यू का। और उस रेसिड्यू में ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है और कंडेंसेट के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.75। जो दो बर्तन बच गए उसमें रेसिड्यू के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है और कंडेंसेट के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन 0.75। पूछा जा रहा है ओरिजिनल जो सोल्यूशन था उसमें ए का मोल फ्रैक्शन क्या था। 2 या 3 लाइन का सवाल, बाकी तो जो चीजें पूछी गई है वो कैलकुलेशन, उसकी जगह वो भी हमें उसमें झंझट नहीं। मेन है इस सवाल का ये एक्स से कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं कौन अकल लगा पाए। 2 या 3 लाइन का सवाल है लेकिन अकल लगानी पड़े, जिसकी जिसकी थोड़ी सी कमी।
सवाल नोट कर लिया? यस सर, सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये समझ में आया, कुछ ऐसे ही हो रहा है। मतलब ये एक हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन है, और ये ओरिजिनल सोल्यूशन के जो वेपर है मैं उनको कंडेंस करता जा रहा हूं, तब तक कंडेंस करता जा रहा हूं जब तक कि ये बचकर रेसिड्यू इतना ना बचे, और जो कंडेंस हो गया वो इतना, यानी ये तो खत्म हो गया। अब ये दो चीजें बताओ, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। मतलब Yes, sir. ये जमता जा रहा है, कम होता जाएगा, और रेसिड्यू जो बचेगा वो ये है, और जो कंडेंस हो गया वो ये है। अच्छा, अब इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है भाई? ये तो कंफर्म है कि पी नॉट वैल्यूज और पीबी नॉट वैल्यूज तो हमेशा सेम ही रहेंगी, उस तो चाहे कहीं पे भी देख लो, Yes, टेम्परेचर sir. कांस्टेंट वो तो सेम रहेंगी। ज्यादा झंझट जो है वो मोल फ्रैक्शन का है। तो रेसिड्यू के अंदर जो ए का मोल फ्रैक्शन दे रखा है वो दे रखा है कितना? 0.3। यस सर। और कंडेंसेट के अंदर जो ए का मोल फ्रैक्शन दे रखा है वो 0.75। पहुंच चला। यस अच्छा, सर। एक बात ये बताओ, है क्या? अब एक बात ये बताओ, जैसे अगर मैं ये कहूं कि टोटल वेपर प्रेशर जो शुरू वाला दे रखा है वो 700 है, इसका टोटल वेपर प्रेशर 700 है, तो क्या ये लिखना ठीक है कि 700 इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी? और एक्स बी का Yes, मतलब sir. समझ रहे हो, 1 माइनस एक्स से बोल देते हैं, एक्स बी तो एक ही, अननोन तो एक ही हुआ हमारा, तो ये हो गया हमारा पी ए पीबी नॉट 1 माइनस एक्स ए। ये हमारी इक्वेशन। अब इसमें दिक्कत यह है कि इस इक्वेशन में 3 अननोन्स हैं, एक तो पी नॉट वैल्यूज भी नहीं पता, और हमें ओरिजिनल सोल्यूशन का एक्स से भी नहीं पता, लेकिन फिर भी ठीक है सर, ये पहली इक्वेशन, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब क्या रेसिड्यू के लिए भी टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है हमें सवाल में? 800, 600, Yes, sir. कितना? सर 600 उठाओ। 600 इज इक्वल टू पी ए नॉट तो सेम ही रहेगा, और सर। एक्स से 0.3 दे रखा है रेसिड्यू का, प्लस पीबी नॉट तो पीबी नॉट ही रहेगा, और एक्स भी 0.7 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। बताओ यहां तक ठीक है? यस सर। अब अगर Yes, sir. सोचो किसी तरह से एक्स से पता चल जाए ओरिजिनल सोल्यूशन वाला, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें पी ए नॉट पीबी नॉट अननोन है, वो सॉल्व हो जाए। यानी सारी Yes, sir. तकलीफ एक्स से की है बस। तो एक्स से अगर निकला है, कौन सा एक्स है? ये तो एक्स से दे रखा है, ये भी एक्स से दे रखा है, इसका एक्स से नहीं पता है, और ये एक्स से निकालने में कोई केमिस्ट्री नहीं, इसमें कोई लिक्विड सोल्यूशन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी अकल लगानी बस। अगर मैं ये मान लूं कि इस जगह पर टोटल जो मोल्स हैं ए और बी के मिलाकर वो एन, टोटल एन, ठीक? तो अगर टोटल मोल्स आपके एन है, तो उस एन का 1/4 हिस्सा रेसिड्यू के पास बच गया, और 3/4 हिस्सा कंडेंसेट के पास चला गया। सवाल में देखो क्या बोला? तो यानी अगर Yes, मेरे sir. पास n टोटल मोल्स हैं, तो यानी एक्चुअली आपने किया क्या कि अगर आपके पास n टोटल, ये n ए के नहीं बोल रहा हूं, टोटल बोल रहा हूं, अगर आपके पास n टोटल मोल्स हैं तो ये 2 लोगों में बढ़ गए। एक चला गया रेसिड्यू के पास, यानी चला गया n/4, और एक चला गया कंडेंसेट के पास, यानी चला गया 3n/4 टोटल मोल्स। यहां तक ठीक है? Yes, sir. इस n/4 के टोटल में एक्स ए यानी ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है। Yes, Yes, sir. sir. तो यानी ए कितना हुआ इसके अंदर? इसके अंदर हुआ n/4 मेरे पास टोटल है, जिसमें तुम हमारा 30% हो। यानी ए का जो मोल फ्रैक्शन, ए के जो टोटल मोल्स होंगे, दे आर मोल्स ऑफ ए, किसके अंदर? रेसिड्यू के अंदर।
यहां तक ठीक है? यस सर। और इसके अंदर जो ए के मोल्स होंगे वो कितने होंगे सर? तो आपके अंदर जो टोटल मोल्स है वो तो 3n/4 है, उसमें ए का हिस्सा 3/4 है, 0.75, तो फिर ए के कितने मोल्स होंगे? इंटू 3/4। दे आर मोल्स ऑफ ए इन कंडेंसेट। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं, किसके? ए के टोटल मोल्स की, तो इन दोनों को जोड़ के निकल आएंगे। Yes, चलिए sir. आप इन दोनों को जोड़िए, ये 51n/80 आएंगे टोटल ए मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ ए। ये आएंगे कहां से आए? ये टोटल मोल्स आए कहां से? यहीं से तो आए होंगे, यानी यहां पर टोटल ए के मोल्स इतने ही रहे होंगे ए के, और टोटल मोल्स कितने हैं? एन। तो फिर फ्रैक्शन कितना हुआ यहां पर ए का? एक्स ए इज इक्वल टू ए के मोल अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज 51/80। ये हमारा एक्स है 0.6356 क्या जो भी है, और ये उठा के यहां पुट कर दिया जाएगा। तो आपके पास दो इक्वेशंस होंगी PA0 PB0 की, जिससे आप PA0 PB0 सॉल्व कर सकते हैं। अपने आप समझो। समझ गया सर। दीक्षा समझ में आया बेटा? क्या कुड़कुड़ कुड़कुड़ क्या कर रही हो? आवाज ही नहीं आ रही? यस सर। हाँ अब आ रही। शौर्य सही हो भाई? आज ठीक हो? यस सर। नहीं तुमसे कैसे? दीक्षा तुम बताओ, शौर्य ठीक है क्या आज? है आज कैसे नहीं पता है भाई? अच्छा आज नहीं पता चल पा रहा है, शौर्य खुद ही बता देगा। शौर्य तुम कैसे है? कहाँ है? कहाँ? लो ही बोलना। क्या बातें कर रहे हो भाई आपस में? हाँ तो ये समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है, चलिए और एक सवाल ले लेते हैं। अब एक सवाल तुम्हें याद होगा, हमने आइस सेपरेशन का करवाया था, तुम एक बार वो आइस सेपरेशन वाला सवाल एक बार कर लो, मतलब तो वो मॉड्यूल में भी दिया है सर, आई सेपरेशन वाला। अच्छा करा था वो? हाँ सर किया था। हाँ एक बार करो जरा, ये वाला देखो। द अमाउंट ऑफ बेंजीन दैट विल बी सेपरेटेड आउट if a solution containing इतने ग्राम of triphenyl methane in 1000 gram of benzene is cooled to a temperature which is 0.2 degree below the freezing point of the benzene. है ये क्या करना है भाई? इसमें कहां तक ठंडा करना है हमें? 0.2 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। सर ये डेल्टा टी एफ है सर, ये 0.2। ये डेल्टा टी हो गया है ना? यस सर। तो कर लो, मेरे ख्याल से कर सकते हैं, एक बार करो, दिमाग लगाओ, क्योंकि हमें ट्राइफिनाइल ये मिथेन तो दे ही रखा है, तो उसका वेट भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो सल्यूट है उसके मोल्स तो निकल ही आएंगे। ट्राइफिनाइल का मतलब ये हो गया भाई, जरा समझना बात को, एक ये ऐसे ट्राइफिनाइल मीथेन, ये है ट्राइफिनाइल मीथेन। तो ट्राइफिनाइल मीथेन को आपने, तीनों फिनाइल हो गया ना, अब तो थोड़ा सा आईयूपीएसी समझ लोगे, ये भी फिनाइल ग्रुप हो गया, ये भी फिनाइल ग्रुप हो गया, ये भी फिनाइल ग्रुप हो गया, और एक ही कार्बन है, तो दिस इज ट्राइफिनाइल मीथेन। तो इसकी जरा ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, क्योंकि ग्राम दे रखे हैं तो मोल्स तो सल्यूट के निकालने पड़ेंगे मोलालिटी निकालने के लिए, तो इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ट्राइफिनाइल के मोल्स निकालते हैं, तो मोल्स हो जाएंगे वेट दैट इज 7.32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
अब यार मॉलिक्यूलर वेट तो बड़ा खतरनाक है। और क्या बनेगा, C6H5 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 का होता है 77, क्योंकि बेंजीन का होता है 78, तो 77 77 77 यानी कि 77 इंटू 3, तो ये हो गए 7 या 21 और ये आ गया 231। और आपके पास एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और है, यानी 232 और आ गया ये और 12, तो 244। 244 ये कुछ पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं, एक बार तुम लोग भी देखो यार। 244 ये सही है कुछ, सर। हाँ ये देखो हमें लग सही रहा है तीन गुना आ रहा है, 3 गुना है ना, सही है ना ये यस ये सर। है ना, तो चलो यानी सही है। इससे भी आइडिया लग जाता है ना यार, थोड़ा बहुत सवाल बनाने वाला इतना लल्लू थोड़ा है ना, कुछ सही से बना के इसको, यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये दिखाई दे रहा है, दिस इज 0.03, ये 0.03 आ गई। चलिए, यानी मोल्स आ गए हमारे पास। फिर हमें सोल्यूट की वेट भी दे रखी है, तो चलो फटाफट मोलालिटी निकाल लेते हैं। तो जो मोलालिटी आ जाएगी, मोलालिटी आ जाएगी, और ये भी समझ में आ रहा है कि भाई, 0.03 हाँ मोलालिटी आ जाएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.03 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी 1000 ग्राम है, इसी को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारी मोलालिटी आ गई 0.03। ये मोलालिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सल्यूट ऐसा है जो कि डिसोसिएट या एसोसिएट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि दिया ही नहीं गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आएगी, दैट डेल्टा टीएफ मस्ट बी इक्वल टू, अब इसमें यार दिक्कत जानते हो क्या आ रही है, ये जो मोलालिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम कर क्यों रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको यहां तक ठंडा करने की सोच रहे हैं, ये तो इनिशियल मोलालिटी हो गई ना, लेकिन जब आप इसको यहां तक ठंडा करने की सोच रहे हैं, तो फिर तो मोलालिटी चेंज कर जाएगी, क्योंकि कुछ बेंजीन तो जम जाएगी। तो हमें लगता है इस मोलालिटी का पता नहीं कोई यूज करना भी पड़ेगा कि नहीं। एक काम करते हैं, इसको अभी भूल जाते हैं, पहले अपने हिसाब से करते हैं। डेल्टा टीएफ की वैल्यू होगी केएफ, दैट इज 15.12 इंटू मोलालिटी, और इससे जो मोलालिटी की वैल्यू आ जाएगी वो अपने हिसाब से लिख लेते हैं। जो नई मोलालिटी आ रही है वो आ रही है डेल्टा टीएफ, कितना है डेल्टा टीएफ 0.2 अपॉन 5.1, ये हमारी नई 0.2 मोलालिटी। और इस मोलालिटी को हम इक्वेट करते हैं, सल्यूट के मोल्स को फिक्स रखते हैं। चलिए यही करते हैं एक बार, है ना, तो ये तो आ इससे जाएगी, सर वो निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे सर, बेंजीन वेट का फिर निकाल माइनस लेंगे, कर सॉल्व, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 0.2 अपॉन 5.12 ये आ गई आपकी मोलालिटी, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट जो कि फिक्स है 0.03 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक बार जरा इसको सॉल्व करके कोई बताया डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही, दिस वेट विल, ये जो वेट आएगा ये किलोग्राम में आएगा भाई। यस सर। इससे डब्ल्यू कितना आ रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है ये हमने यहां वाली जो मेहनत की है ये बेकार की है। हमें कौन सी इनिशियल मोलालिटी निकालनी थी, हमें तो ये निकालना था कि बताइए फाइनल मोलालिटी क्या होगी -0.2 डिग्री पर, यानी 0.2 डिग्री पर, जिसका डेल्टा टी पॉइंट, तो 0.2 पर मोलालिटी निकालिए आप, जिससे आपको सोल्यूट का, और 0.2 पे मोलालिटी यहां से निकल आएगी, और मोलालिटी को निकालते ही आप उसको वेट ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.71 आ रहा है सर। वेट 0.71 यानी 710 ग्राम, 0.71 केजी। यानी वेट आ गया 710 ग्राम। पहले था 1000, अब हो गया 710, तो जो वेट जमा बेंजीन का, सॉलिड जो बेंजीन बनी वो 1000 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो सॉलिड बेंजीन हो गई 1000 में से 710 को माइनस कर दिया, तो ये 290 ग्राम। अब पता नहीं तुम्हारा 710 सही आया है कि नहीं, किसी और ने कैलकुलेट किया है भाई? 768 है सर, 768 अब सही है। तो 768 768 ग्राम आ रहा है मेरा। तो 6 होगा, 65 होगा, 6। यस सर। तो 1000 में से 768 माइनस कर दो, तो जो भी बच गया 232 आ जाएगा। 232 आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें भी तुम लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि भाई क्या चीज गड़बड़ की गई, जो जो उस दिन भी मैंने बताई थी, मुझे समझ में नहीं आती। ये देखिए आप, वो कह रहा है जो ये ट्राइफिनाइल मीथेन चीनी जो है आपकी, ये चीनी इतनी रहेगी हमेशा। अब ये तो अजीब सा हो गया कि वो ट्राई जो हमारा बेंजीन है वो जमता जा रहा है और चीनी अपना अंदर पड़ी रहेगी, वो ऊपर आएगी नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, चीनी भी तो सॉलिड के अंदर इकट्ठी होती है। मेरी बात सब लोग समझ यस रहे हो? सर। लेकिन अब यस ठीक है, सर। जब यस कुछ सर। कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो हम तो यही मान लेते सब सही है। तो सल्यूट के मोल्स को हमेशा फिक्स कर दिया जाए, चाहे आपको जो करना है कर लीजिए, सल्यूट को मोल्स को फिक्स कर देंगे, और जिस टेम्परेचर तक ठंडा करना है उस टेम्परेचर को बचे हुए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मानकर आप नई मोलालिटी कैलकुलेट कर लीजिए, और उस नई मोलालिटी से सॉल्वेंट का वेट निकालिए, इनिशियल वेट से माइनस करके सॉल्वेंट कितना सॉलिड फेज में चला गया वो कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ये? यस सर। यस सर।
चलिए एक आज जो है सवाल वन वेंट ऑफ फैक्टर के भी उठा के देखते हैं। सर ये सवाल की पीडीएफ सर जो आप भेजोगे उसमें आ जाएंगे ना ये वाले सवाल? हाँ सारे आ जाएंगे, सारे दे दूंगा मैं। पीडीएफ जो है आज दूंगा, कल नहीं दे पाया मैं। आज मेरे पास अभी क्लास शाम तक फ्री है, तो मैं आज सारे निकाल के दे दूंगा तुम्हें। और ये सारे सवाल डाल दूंगा, मतलब जो जितने भी हैं वो सारे, जो 8-10 सवाल 15 सवाल अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो ये भी सवाल बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये भी देखो, मैं क्या करता हूँ जब भी जनरली प्रिडिक्ट कुछ करता हूँ कि भाई पेपर किस तरह का आना चाहिए या कैसा, तो काफी हद तक अप्रोच बनती है। और अब इतने क्योंकि काफी टाइम हो गया, तो एक आइडिया लगता है कि अगर ट्रेडिशनल सवालों की बात कर रहे हैं, मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए प्लस पीबी नॉट का बी, या फिर पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट। और हमेशा सही होता है, इस बार भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि इमिसिबल सिस्टम का सवाल आना चाहिए, तो इन्होंने जेई के पेपर में इमिसिबल सिस्टम का सवाल दिया। ऐसे अब भी लगता है कि अगर ट्रेडिशनल सवाल वो दे रहा है, ट्रेडिशनल से हटकर अगर बात करें तो हटने का मतलब वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पर, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या जो जो थोड़ा सा मॉडर्न सा लगता है ना, जो मॉडर्न कैटेगरी लगती। लेकिन एक पुरानी कैटेगरी है जो वेपर प्रेशर क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, पीटी क्या होता है, समझ लो, तो ये पुराने सवाल हो गए। तो अगर वो ट्रेडिशनल सवालों की बात करता है, तो एक कैटेगरी वो थी जो अभी तुमने की थी, जिसमें एक्से की वैल्यू 0.63 तुमने बड़ी मेहनत करके निकाली थी, रेसिड्यू, कंडेंसेट वगैरह वगैरह। और एक कैटेगरी ये भी है, ये भी ट्रेडिशनल सवालों से ही मिलता जुलता सवाल है, जिसमें आपको और जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद ये सवाल बहुत पहले आईआईटी में या तो सब्जेक्टिव पूछा भी जा चुका है, या पता नहीं, मतलब शायद। तो इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो पी नॉट वैल्यूज है, देखो तुम सवाल में देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड जो है आपके पास है बेंजीन, ये एक लिक्विड हो गया बेंजीन, ये है बेंजीन दे रखा है, ये एक लिक्विड बेंजीन दे रखा है, और एक लिक्विड है आपके पास, दूसरा कौन है, टोलुइन। ये दो लिक्विड, तो बेंजीन और टोलुइन। अब अगर तुम्हें मान लो मैं ये बताऊं कि बेंजीन का जो पी नॉट वैल्यू है वो मुझे सवाल में दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है, दिस इज गिवन, और इसी तरह से टोलुइन का जो टोलुइन पीटी ले लेते हैं, तो जो पीटी नॉट वैल्यू है वो भी हमें सवाल में दे रखा है। यानी पीए नॉट और पीबी नॉट हमें दोनों दे रखे हैं, मान लीजिए पीए नॉट और पीबी नॉट हमें दोनों दे रखे हैं, ठीक। फिर तो इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, आप देखिए ना करना क्या है, अ सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, इनको मिलाया, हैज अ वेपर प्रेशर इज 0.75, दोनों का वेपर प्रेशर 45 दे रखा है, यानी पीटी की वैल्यू दे रखी है, और कह रहा मोल फ्रैक्शन निकालो। अरे तो यार ये तो बड़ा पुराना सवाल हो गया ना। अब पीटी इज इक्वल टू क्या था हमारा, अब पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का भी, या 1 माइनस का ये, जैसे लिखना है। अब इस सवाल में पीए नॉट हमें दे रखा है, मान लो पीबी नॉट हमें सवाल में दे रखा है, और काई टोटल वेपर प्रेशर हमें दे रखा है ये, तो तुम काई नहीं निकाल लोगे यार। तो इसमें तो सवाल में कुछ करने दम ही नहीं है। मुश्किल क्या है, मुश्किल ये कि सर ये तो बहुत बार पूछ चुका है, मुश्किल ये है कि ये जो पी नॉट वैल्यूज आपने ली हैं, ये पी नॉट वैल्यूज इन्होंने अलग तरह से दी हैं, ये ड्रामा करके ऐसे। बस ये तुम्हें बताना था मुझे कि पी नॉट वैल्यूज जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, ज्यादातर सवालों में तुमने जितने भी देखे थे उसमें पी नॉट वैल्यूज वो डायरेक्टली देता ही देता था, आप तो ना याद करके गए, पी नॉट वो हमेशा दे देगा। पी निकालने के लिए काइए की जरूरत पड़ती, ठीक। वो कह रहा पी नॉट तो मैं आपको हमेशा देता हूं, आज भी मैंने आपको पी नॉट दिया है थोड़ा छुपा के। तो बस ये जो छुपा हुआ तरीका है पी नॉट देने का, वो और तुम्हें बताना। इन्होंने छुपा हुआ तरीका ये निकाला है कि मेरे पास मोलर वॉल्यूम, यानी 1 मोल वॉल्यूम होगा बेंजीन का, जिसकी डेंसिटी इतनी है, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2750 एज इट वेपराइजेस एट 20 डिग्री। समझो, यानी अगर 1 मोल बेंजीन ले ली जाए तो उसका जो वॉल्यूम है वो इतना गुना बढ़ जाता है जब वो इस टेम्परेचर पे वेपराइज करती है। अब आपको यही दिमाग लगाना है कि उसका वेपर प्रेशर 20 डिग्री पर कैसे निकाला जाए, और बड़ा आसान। तुम बताओ, 1 मोल जो लिक्विड तुमने बेंजीन लिया है, क्या उसका वॉल्यूम तुम्हें पता है? सर पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकलेगा क्या सर? हाँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी से ही सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये लिक्विड है ना यार, तो लिक्विड बेंजीन का जिसका मास 78 होता है मोलर वॉल्यूम, तो मास बाय डेंसिटी करके, यानी 78 बाय 0.877 अगर कर दिया जाए, तो ये बताओ, ये समझ पाए कि ये जो हमारा वॉल्यूम बना है, ये लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम है। यस सर। इतने ml है ना, इतने ml हमारा लिक्विड, और यही वॉल्यूम फैल कर कितना हो जाएगा, ये फैल कर 2750 हो जाएगा जब ये वेपराइज होता है। यानी कि बेंजीन जो हमारा वेपर बनेगी उसका वॉल्यूम हो जाएगा 78/0.877 इंटू 2750 ml। ये होगा वॉल्यूम ऑफ बेंजीन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बेंजीन, किस टेम्परेचर पर, एट 20 डिग्री। बताओ समझिए,
लेकिन सर मुझे बेंजीन का वॉल्यूम थोड़ा चाहिए मुझे। डिवाइड करके फिर उसके वो फ्रैक्शन निकाल लेंगे इसमें। हाँ मतलब भाई अब तो ये हो गया ना सर, ये गैस बन गई, अब मानते हो ये गैस बन गई, यस सर। और इस गैस का 20 डिग्री पे वॉल्यूम पता है। अरे तो जब किसी भी गैस का 20 डिग्री पे वॉल्यूम पता है तो पीवीएनआरटी लगाकर प्रेशर निकाल लेना, दैट इज वेपर प्रेशर, खत्म। कुछ समझे कि नहीं? यानी ये जो ये यानी सबसे पहले आपका लिक्विड बेंजीन था जिसको वेपराइज किया, उसका वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया। नाउ दिस इज द वेपर ऑफ बेंजीन जिसका वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर 20 डिग्री है, प्रेशर निकालना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा देते हैं, उससे गैस का प्रेशर आ जाएगा, और वही प्रेशर इस बेंजीन का 20 डिग्री पर वेपर प्रेशर होगा। यही हरकत टॉलिन के साथ करके टॉलिन का वेपर प्रेशर निकाल लेंगे, उन पी नॉट वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आसानी से एक्स से कैलकुलेट कर लेंगे। ये काम करना है। अब सब लोग इस बात को समझें कि अगर कभी भी मुझे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का डायरेक्टली गिवन ना हो तो ऐसे में ये एक तरीका है जो वेपर प्रेशर देने का तरीका है, जिसमें, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे, जैसे मैंने पहले बोला कि आईआईटी वाले दो कॉन्सेप्ट्स को हमेशा मिक्स करते हैं, तो इसमें इन्होंने मोल कॉन्सेप्ट को भी मिक्स कर दिया, इसमें इन्होंने गैसियस स्टेट को भी मिक्स कर दिया, लिक्विड सोल्यूशन तो खैर है ही, तो ये मिला जुला के ना थोड़ा सा अच्छा सवाल लग सकता है। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान दे देते हैं, कभी वेपर प्रेशर पी नॉट डायरेक्टली गिवन ना हो तो आप सबसे पहले, और वो फिर इसी फॉर्म में दे सकता है कि मोलर वॉल्यूम, और जरूरी नहीं है मोलर वॉल्यूम दिया जाता, ऐसा भी हो सकता है 12 ग्राम बेंजीन का जो लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम है वो 50 है, तो 12 ग्राम का 50 है तो फिर 12 ग्राम का मोल आ जाएगा, मोल से निकाल कर फिर मतलब कुछ कुछ ऐसे। तो यहां पर मोलर बोल दिया, इसका मतलब 78 ग्राम का जो वॉल्यूम है वो 78 बाई 0.87, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, 1 मोल बेंजीन का वॉल्यूम लिक्विड बेंजीन, और उस 1 मोल लिक्विड के वॉल्यूम को अगर 2750 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मोल बेंजीन का वेपर फेज का वॉल्यूम आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और उस वॉल्यूम को, टेम्परेचर को मोल को यूज करके आप पीवीएनआरटी लगा सकते हैं। जैसे एक का निकाल के दिखा देता हूं मैं कि बेंजीन का वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा। तो पीबी नॉट निकालने के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी एनआरटी बाई वी। कितने मोल्स है बेंजीन के? 1। आर की वैल्यू 0.082 रख देते हैं, इंटू एनआरटी, टेम्परेचर 20 डिग्री यानी 293, बाय वॉल्यूम कितना है गैस का, ये 78 बाय 0.877 इंटू 2750, ये ml में है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ समझे? यस सर। तो ये जो आ रहा है पीवी इक्वल टू एनआरटी, दैट इज एनआरटी बाई वी, ये आपका जो आएगा वो बेंजीन का वेपर प्रेशर आएगा 20 डिग्री पर। यही सेम हरकत आप टॉल्यूइन के लिए कर लीजिएगा, तो टॉल्यूइन का, और दोनों पी नॉट पीवी नॉट पता चल जाएंगे, यहाँ पुट कर दीजिएगा, एक्स आ जाएगा। आंसर 0.72 है, एक बार करके देखना है इसको। अगला चैप्टर कौन सा होगा? यार अगला जो है मुझे लगता है ऑर्गेनिक का ही या तो होगा, यही अभी आज मैं सोच रहा था आज इसको करके फिर अगले, मुझे लगता है तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से क्या है अगला? और आइसोमेरिज्म आ रहा सर है। आइसोमेरिज्म। हाँ तो फिर वैसे आइसो, अगले हफ्ते सर केमिकल बॉन्डिंग आ ही रहा है हमारा। हाँ, और उसके बाद संडे को तो मतलब काइनेटिक्स आएगा, भाई संडे को तो काइनेटिक्स, उसके अगले बॉन्डिंग वॉन्डिंग आ जाएगा, बॉन्डिंग और आईयूपीएसी आ जाएगा सर। और उसके बाद फिर उसके अगले हफ्ते सर हमारा यूनिट टेस्ट है पूरा, जो अब तक हो गया उसका पूरे का टेस्ट है। अच्छा फिर उसके 14 दिन बाद है सर आइसोमेरिज्म का टेस्ट। अच्छा, यानी कोई जरूरी नहीं है कि अगला आइसोमेरिज्म ही करना हो। हाँ सर। ये उससे सर पहले गैस हम स्टेट चाहे करा तो दीजिए गैप वैसे। कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, गैप तो हम, क्योंकि आइसोमेरिज्म में अब पता नहीं यार, पूरी आइसोमेरिज्म में तो खैर टाइम लगेगा, क्योंकि अब 30 एक तो, अक्टूबर को है सर अच्छा, आइसोमेरिज्म का हमारा। क्योंकि टॉटोमेरिज्म में कम से कम 3 क्लास या 2 क्लास चली जाएंगी, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कम से कम 3 क्लास 4 क्लास चली जाएंगी, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी कम से कम 4 क्लास चली जाएंगी, तो कम से कम 7 8 8 9 क्लास चाहिए होंगी टोटल। इसमें तो उसमें उसको तो टाइम ही नहीं दिया मैंने। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, चेन आइसोमर किसे कहते हैं, पोजीशन आइसोमर किसे कहते हैं, समझ रहे हो कि एक डंडा इधर लगा देंगे तो पोजीशन बदल गई। हमने तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सिर्फ किसको टाइम दिया, टॉटोमेरिज्म को। तो टॉटोमेरिज्म में कम से कम 3 क्लास आराम से निकल जाएंगी, और ज्योमेट्रिकल में भी निकलेंगी, और फिर ऑप्टिकल में, तो ये मेन तो इसमें तो टाइम लगेगा ही। चलो देखते हैं इसको। अभी तो 22 दिन है सर, हो जाएगा पूरा। अभी सर हाँ 22 दिन है हमारे पास आइसोमेरिज्म GOC1 आइसोमेरिज्म करने के लिए। हो जाएगा, कर लेंगे। उसके बाद सर फिर GOC1 2 आ रहा है, फिर हाइड्रोकार्बन है हमारा, फिर आ रहा है गैसीय स्टेट। 11th की मतलब सर पहले ऑर्गेनिक आ रही है पूरी हमारी। अच्छा
एक बार ये वाला बताओ जल्दी से। सर वी है क्या आंसर? कैसे पता? तो सर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, पी ए नॉट पी बी नॉट दे ही रखा है सर, वेपर प्रेशर आ गया सर उससे। मोल्स दे रखे हैं ना सर हमें। नहीं तो आंसर क्या बता रहे हो? 88 सर। 88। तो फिर सवाल में है क्या, मतलब करना क्या है? कुछ नहीं है सर, वो मोल्स दे रखे हैं, मोल Yes, sir, फ्रैक्शन 88 आ रहा है। जाएगा, पी ए नॉट पी बी नॉट दे रखा है, हाँ, पी ए नॉट प्लस एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी निकालना है बस। अच्छा। और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे ये आइडियल सोल्यूशन बनने जा रहा है ना? हाँ सर। तो अगर आइडियल सोल्यूशन बनेगा तभी तो पी ए नॉट एक्स से पी बी नॉट एक्स भी लगाओगे, और कहीं पॉजिटिव sir. डेविएशन हो गया तो आंसर 88 के ऊपर आएगा, और नेगेटिव डेविएशन हो गया तो आंसर 88 के नीचे आएगा। समझ रहे हो बात? हाँ सर। तो ये सब नहीं सोचना पड़ेगा कि फिनॉल एनिलीन का मिक्सचर कैसा होता होगा, और साफ समझ में आ रहा है फिनॉल एनिलीन का मिक्सचर तो पक्का हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता होगा। तो इसमें सर हमें वो निकालना पड़ेगा सर, मास पूरे कितने हैं, मतलब नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, दो आदमी आप मिला रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आपने दो आदमी मिला दिए। एक आदमी ये ले लेते हैं, एक आदमी ये ले लेते हैं। चलिए जब दोनों लोग मिलेंगे तो मान लीजिए इनका इंटरेक्शन बढ़ गया, अगर इनका इंटरेक्शन बढ़ गया तो नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। तुम्हें याद है ना, सर, दो लोगों के 82 हो मिलने से जाएगा अगर सर। स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस वीकर इंटरेक्शंस को रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसे में नेगेटिव डेविएशन आता है, और नेगेटिव डेविएशन की वजह से जो वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे कम आता है। उससे कम हो जाएगा। यस यानी जो आपने नेगेटिव डेविएशन बनाया था उसमें यही तो था कि भाई एक ऐसे चल गए, एक ऐसे चले गए, और ये आपका आइडियल हो गया। लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन आ गया तो ऐसे चला गया, यानी वेपर प्रेशर जो है वो आपका नीचे रह जाएगा। अगर नेगेटिव, पॉजिटिव आए तो बढ़ जाएगा। तो अगर मुझे देखने का लगता है तो एनिलीन और फिनॉल को देख के तो यही लगता है कि भाई एनिलीन और फिनॉल में तो पक्का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस बनेगा ही बनेगा। तो एनिलीन और फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो ये तो क्लियर है कि नेगेटिव डेविएशन बनने वाला है, और अगर नेगेटिव डेविएशन बनने वाला है तो आंसर जो है वो 88 से तो, और वैसे भी थोड़ा सा अकल लगाओ ना यार, कोई ना कोई Yes, sir. डेविएशन तो लग ही रहा है ना, तो ऐसे में सर आंसर 88 तो नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर। और आंसर अगर 88 नहीं आएगा तो अब दो ऑप्शन बड़े हैं, अब इसमें टिक किसको करेंगे, तो ये भी कंफ्यूजन है कि भाई जब दोनों बड़े हैं तो किसको टिक करें। तो सर आप अपनी अकल भी लगा के देखो ना, जिसको इतना समझ में आ जाए कि देयर मस्ट बी सम डेविएशन, क्योंकि ये आइडियल सोल्यूशन नहीं, फिनॉल अलग कैटेगरी होती है, एनिलीन अलग कैटेगरी होती है, ये आइडियल सोल्यूशन तो नहीं। अगर आइडियल सोल्यूशन नहीं है तो आंसर या तो पॉजिटिव डेविएशन का है या नेगेटिव डेविएशन का है। अगर पॉजिटिव डेविएशन का है तो आंसर 88 के ऊपर आना चाहिए, मानते हो? और 88 के बड़े दो ऑप्शन है, तो किसको टिक करेंगे, फंस गया मामला। तो इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव डेविएशन का केस होगा, एक ही आंसर 82 होगा। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। पहले कैलकुलेट करके 88 निकाल लीजिए, और निकालने के बाद जो है अपना काम चला ली। हाँ सर केमिकल काइनेटिक्स में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में टी हाफ वगैरह के अलावा और कुछ भी आता है क्या? नहीं, सिर्फ एवरेज, एवरेज टी लाइफ। एवरेज। हाँ, और उसमें वो कोई एडवांस भी, का टॉपिक है सर? हाँ मेन का एडवांस है। में पूछ सकता है। और एवरेज लाइफ का तो कोई एक सीधा फॉर्मूला है ना, शायद 1/k ऐसे ही होता है ना, कुछ ने पढ़ा है क्या? यस सर। हाँ तो वो, यही है। हाँ तो वो फिर उस सिर्फ एवरेज लाइफ पे ही कुछ सवाल बन सकता है, अदरवाइज न्यूक्लियर केमिस्ट्री से तो कोई सवाल बनता ही नहीं। और सर उसमें कोलिजन वगैरह का भी कोई सवाल नहीं आता ना नहीं सर नहीं हमारा? नहीं नहीं नहीं, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो जबरदस्ती मॉड्यूल में कुछ जगह पर एक दो पन्ने डाले गए ये तो सर फॉर्मूला वगैरह भी याद नहीं है करने फिर ना, उसमें? सिर्फ वो आर्हेनियस इक्वेशन में k = a × e⁻ (CA/RT) याद रखना है बस। ओके। सर मॉड्यूल में तो सर लिक्विड सॉल्यूशन में विस्कोसिटी और
वो तो यार Sufficient- लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं, एक्वस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। तो जबरदस्ती हम लोगों ने डाल रखा है, इसलिए कि चैप्टर का नाम सोल्यूशन था ही नहीं, चैप्टर का नाम है लिक्विड सोल्यूशन। समझो, तो लिक्विड जो है उसमें लिक्विड की जो जो प्रॉपर्टी होती है, एक्वस टेंशन, सरफेस टेंशन, वो सब डाल दिया है। जबकि ये तुम जानते हो फिजिक्स में विस्कोसिटी वगैरह सब डिटेल में Yes, पढ़ाई sir. जाती है, तो उसकी हमारे यहाँ तो जरूरत नहीं। ये वाला बताओ जल्दी से। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये 100% डिसोसिएट नहीं कर रहा है, और ये भी क्लियर हो गया कि जो आदमी है ये अगर डिसोसिएट कर रहा है तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा या जिसका वैन टॉप फैक्टर होगा वो था 1 प्लस, पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं, 1 + n-1 इंटू अल्फा, कुछ याद है? Yes, sir. यस Yes, तो अब sir. इसमें 75% हमारा नहीं 75% नहीं, क्या दे रखा है अब, 27 डिग्री 90 आर, ये दे क्या रखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर 90 आर दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर 90 आर दे रखा है, और एन की वैल्यू 5 दे रखी है, देख पा रहे हो एन की वैल्यू 5, यानी जो K4 FeCN6 है जब वो टूटेगा तो वो 4K प्लस FeCN6 4 माइनस में ब्रेक करेगा, यानी टोटल कितने लोगों में टूटेगा? 5 लोगों में। और एन क्या था हमारा डिसोसिएशन के टाइम पर कि जितने लोगों में वो टूट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई है हमारा वो 1 + 4 अल्फा के बराबर आना चाहिए, ये इतना हमें समझ में आता। चलिए ठीक है, अब अपना सवाल लगा लेते हैं। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 90 आर, हमारे हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो ICRT के बराबर होता है। आई कितना है? 1 + 4 अल्फा। कंसंट्रेशन दे रखी है क्या हमारे पास? 0.1. 0.1 सर। IC इंटू R इंटू Point- टेम्परेचर, टेम्परेचर सर 300 हो गया। दिया ही नहीं है, 300 हो 300 गया। Yes, sir. इससे R कैंसिल हो जाएगा और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 30 तो भी ये गया सर, 3, 9 भी तो गया यानी हमारा। 1 + 4 अल्फा इज इक्वल टू 3 है ना? तो यस है सही कर रहे हैं, हाँ सर। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा की वैल्यू 1/2, 50%। एक बार जरा देख लो कहीं गलती ना हो गई है। सही है सर। इसमें जो तुम्हें बताना मुझे था वो यही था कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स जब आते हैं ना, हालांकि बाद में तो तुम्हें याद आ ही जाएगा, पढ़ ही लोगे ये सब बातें। दिस इज पोटेशियम, मतलब हेक्सासाइनाइडोफेरेट पोटेशियम। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जब टूटते हैं तो ये जो बिग ब्रैकेट होता है ना, ये पूरा ऐसे का ऐसे ही रहता है, बिग ब्रैकेट ये नहीं टूटता। मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन है जो इसी फॉर्म में दिखाई देगा। तो K4 अलग हो जाएंगे और एक आयन ये अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कितने लोग टूटे कुल मिला के? 5 लोग। तो एन की वैल्यू 5 रख देंगे, और 1 तो है ही हमारा साथ में, और साथ में अल्फा अननोन है। तो हमने पढ़ रखा था डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू ये होती है, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या थी? आई इज इक्वल टू 1 1 प्लस प्लस था या माइनस था? 1 minus माइनस सर, माइनस 1 by beta into 1 minus 1 by n. नहीं क्या? सर, बीटा इंटू 1 minus 1 by n. बीटा इंटू 1 - 1/n। ये हमारा आई था, ये था हमारा एसोसिएशन के केस, जिसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही। तो देखो इस तरह के सवाल भी जो है वो बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। और आईआईटी में तो बहुत सारे, मेंस पेपर में, नीट के पेपर में, तो इस तरह के छोटे ऑब्जेक्टिव, ये अच्छा सवाल है। मतलब चलो मेंस लेवल का बोल लो, एक अच्छा मेंस लेवल का सवाल मानेंगे। मतलब मेंस में तो लेवल बहुत ही खराब देते हैं, तो ये अच्छा मेंस लेवल का सवाल माना जाए। तो इसमें वही बच्चा कर पाएगा एक तो जिसको थोड़ा सा आइडिया है कि भाई किस तरह से वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन किया जाता है, फिर समझ कुछ कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करना, कुछ कैलकुलेशन वगैरह, तो ये अच्छा सवाल माना जाएगा। इसलिए इसको भी एक अच्छी तरह से इसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो यही करते हैं, फिर अगली क्लास में जो है ना आगे आइसोमरिज्म को शुरू कर देते हैं, और या फिर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है। लेकिन क्योंकि तुम बता रहे हो 30 अक्टूबर को टेस्ट है, तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है आइसोमरिज्म ही स्टार्ट करना चाहिए, है ना? तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तो इसको मैं सेव कर रहा हूं, तुम्हें दे दूंगा इसको अभी अभी थोड़ी देर के अंदर ही, पूरा पुराने जो 2-3 लेक्चर्स हैं उनको अपलोड कर देता हूँ। आज फ्री है तो ये काम कर लेता हूँ मैं, ठीक है? सर। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पढ़ना जरूरी है सर? बाद नहीं में नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक का IUPAC की बात कर रहे हो? हाँ सर। अब नहीं, उसमें कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं है, आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हैं। हालांकि IUPAC आसान होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इससे आसान होती है IUPAC। इनऑर्गेनिक की जो IUPAC है ना, वो इससे ज्यादा आसान है जो अभी तुमने पढ़ी, क्योंकि उसमें 2 ही 3 रूल होते हैं बस। तो अगर उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो वो एक दो क्लास में ही खत्म हो जाएगी। ओके सर। सर वो QR कोड दिखा देते।
थैंक यू सर। क्यूआर कोड सर, क्यूआर कोड दिखा देते सर। गए सर गए। यार क्यूआर कोड नहीं है इसका, ये वो है, समझ लो पेन ड्राइव में। ओके सर, ओके। थैंक यू सर।